शहीदों की शहादत और कार्मिकों की बगावत के साथ ही जन जन के संघर्ष से जन्मे उत्तराखंड राज्य में मौजूदा समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायती राज एक्ट का जिस ढंग से अनुपालन नहीं होने से जो परिदृश्य सामने आया है उससे उसको देखते हुए राज्य गठन के शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान तक जो कायदे कानूनों को दरकिनार करते हुए जिस ढंग से पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई जाती रही उसको लेकर एक गहन समीक्षा हर वर्ग के बीच में होने लगी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस रविवार को उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की वेबिनार में शहीद जवाबदेही के लिए शहीदों का सपना साकार होना कितना जरूरी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के समूचे कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही पेंशनर्स के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ये क्या बोले सभी प्रबुद्ध जन राज्य के मौजूदा स्थिति को लेकर और कार्मिकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर क्या बोले पूरे प्रबुद्ध जन, उसे आप देखें और सुने प्लीज। को रोका जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि हम पलायन की जो रिवर्स जो माइग्रेशन की तो बात छोड़ दें, लेकिन जो हमारा जो दर जो हमारा माइग्रेशन का है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह मान लीजिए, अगर आप पूरे 13 जिलों में अगर आप बात करें, 13 पर्वतीय क्षेत्रों के, अगर 9 पर्वतीय जो जिले हैं हमारे 13 में से, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो पलायन का दंश झेल रहे हैं तो पौड़ी है या अल्मोड़ा है या सीमांत जो हमारे जो बॉर्डर जो जनपद हैं, वहाँ पे आप पलायन की दिशा को देखें तो उससे बड़ी आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कुछ इस तरीके की फॉल्ट्स हैं या उसमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि पलायन को रोका जाए। यदि अगर पलायन नहीं रोका जाता है तो आने वाले समय का जो परिसमन जो हमारा जो होता है उससे ये बिल्कुल जगजाहिर हो जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि मैं उस पहलू पे नहीं जाना चाहूँगा जो पॉलिटिकल वाला है कि भाई ये पॉपुलेशन बेस्ड में किया जा रहा है। इसका जो है हम अपने संगठनों के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से हम इसका विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी ध्यान में लाऊंगा कि जो है हमारा कर्मचारी वर्ग 170 लाख, मतलब 1.7 लाख 170, और पेंशनर मैंने केवल जो है 1.5 लाख हम लोग पेंशनर हैं, मैंने 1 लाख ही मान के चला, तो दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ें तो 2,70,000 2,70,000 में 250 से लेके 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन को अगर जोड़े तो उसका एक एवरेज मैंने निकाला कि चलो 500 रुपये ही मान लीजिए, जबकि संख्या बड़े वालों की ज़्यादा है। हम 500 का एवरेज 13.5 करोड़ रुपया पर मंथ हम जो है गोल्डन कार्ड धारियों के इलाज के खर्च करने के लिए इनको उपलब्ध करते हैं। उसके बाद ये स्थिति है, हॉस्पिटलों में हमारा इलाज नहीं हो रहा, हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग 2-3 मैंने पॉइंट भी मांगे उसमें कि आप गोल्डन कार्ड के जो कलेक्शन होता है उस पर कितना आप बिल्डिंग पे खर्च कर रहे हैं, कितना आप मानदेय पे खर्च कर रहे हैं, ये भी सूचना मांगी है। वो सूचना दे के उन्होंने एक किनारे पटकी। जब मैंने दोबारा मेल किया तो 2 लाइन लिख के देते हम आपको जो चीज़ है हम उससे भाई ने ये कहा कि भाई हमने 95 दिन की हड़ताल की और दोहन भी हमारा हुआ। किसी भी कर्मचारी को अगर गोल्डन कार्ड ये हम राज्य आंदोलनकारी मैं हमारे पूरे जिले में ये उदयपुर जो क्षेत्र है, केवल कर्मचारियों को पूरे उधम सिंह नगर में 3 आदमियों को मिला और 3 आदमियों में हम लोगों को पेंशन नहीं मिलती। 2017 में फरवरी में एक शासनादेश कर दिया गया जिसको जो है पेंशन गवर्नमेंट के स्तर से मिलती है उसको जो तो
हमने कहा भाई हमने अगर राज आंदोलन किया है तो इसमें हमें कोई सिद्धि नहीं करनी, कोई बात नहीं, नहीं तो ना सही, लेकिन एक देश में दो नियम अच्छे नहीं लगे। यही निगरानी एमपी जी को ले लिए, सबको ले लिए। इस बारी अगर तुम करोगे तो 10 पेंशन लेंगे। तुम कह रहे ये नियम अपने पे भी लागू कर, हम तो आपके साथ। तो अपनी बातों को समेटता हूँ, अगली बारी और अच्छी तैयारी। शिक्षा सचिव रामन साहब, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, न्याय, सभी सचिवों के उपस्थिति में हमने केवल एक सवाल, आज तक हमें कहते थे कि चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए या शासनादेश कर दिया जाए। इस बार हमने बिल्कुल उलट पूछा। हमने कहा ये बताइए कि इनको क्यों नहीं मिल सकता। जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तो उसमें एलडीसी और यूडीसी हुआ करता था, और आज सचिवालय में भी अगर विभिन्न जगहों से समाहित हो रहे उनकी भी सेवा की गणना होती। शिक्षा विभाग में बेसिक संवर्ग से माध्यमिक संवर्ग में आने पर उनका संवर्ग एक है, वो माध्यमिक का है तो बेसिक का है, लेकिन पद की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वित्त सचिव राधा रतूड़ी मैडम की, तो उनका 22/10/2010 का शासनादेश स्पष्ट था कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी की सेवा की पूर्व गणना नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, लिहाजा इनके जो है पूर्व सेवा को जोड़ते हुए इनको चयन और प्रोन्नतिमान दे दिया जाना चाहिए। वो बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन अधिकारियों ने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई। अब आज कैसी परिस्थिति आ गई, बेसिक संवर्ग का शिक्षक जो स्नातक है, एलटी योग्यताधारी है, वो इंटर कॉलेज में आकर के उसके पास 2 नियमावली लागू है इसमें उत्तराखंड शासन के भीतर। एक 2006 की नियमावली लागू है, एक 2014 की नियमावली लागू है। अब हमने सचिव साहब से पूछा कि 2006 की नियमावली और 2014 की नियमावली में अंतर क्या है, तो कोई बताने को तैयार नहीं। हमने कहा हम बताते हैं अब आपको। 2006 की नियमावली में केवल समायोजन शब्द लिखा है और 2014 की नियमावली में केवल पदोन्नत शब्द लिखा है। इन 2 शब्दों ने उत्तराखंड के भीतर शिक्षकों में जो है चयन और प्रोन्नत वेतनमान देने की राह में रोड़ा डाल दिया। इस परिप्रेक्ष्य में 26/11 को यह तय हो गया था कि जो बेसिक संवर्ग के लोग हैं 2014 की सेवा नियमावली को बदल दिया जाए और उस पर जो है समायोजन यानी पदोन्नत के स्थान पर समायोजन शब्द लिखते हुए इनको चयन प्रोन्नति का शासनादेश जारी कर दिया जाए। विभाग तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उसकी जब सचिव, दुर्भाग्य उत्तराखंड का है, जब सचिव लेवल से लेकर के पूरी क्वेरी समाप्त हो जाती है तो वित्त में जाके वो फाइल जो है अंडर सेक्रेटरी या अनुभाग अधिकारी को परीक्षण करने के लिए दे दिया जाता है और वो उस पर लिख देते हैं कि ये तो बेसिक संवर्ग के हैं। जब बेसिक संवर्ग के हैं तो 2006 की नियमावली में भी तो थे जिनको चयन और प्रोन्नति मिल चुका। तो वित्त विभाग को ये क्वेरी करने के बजाय कि भाई ये इतनी संख्या है, इतनी इनको जो है देना पड़ेगा। और मजे की बात और है सर, यदि हम बेसिक संवर्ग में हमारा जो शिक्षक है वो बेसिक संवर्ग में जूनियर और प्राइमरी में ही रहता है, हाई स्कूल इंटर पास भी होता है या फेल भी होता है, तब भी उसको चयन और प्रोन्नति वेतनमान मिल चुका होता। तो इसके माने ये है कि जो इंटर कॉलेज में बेसिक संवर्ग का शिक्षक इसमें कार्यरत है तो उसका जो चयन और प्रोन्नत वेतनमान का जो पैसा है वो ऑलरेडी जमा है, तो उस पैसे को देने में दिक्कत का ये उदाहरण बांधिए। मैं फिर आऊंगा आपके बीच में, तो धन्यवाद। एक उदाहरण यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा की जो बात आई थी, मैं नायक साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, आपने जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से उनको उपलब्ध कराया हमारे बीच में, क्योंकि मिले थे जो हम लोगों ने कार्मिक ये सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति बनाई है, उसके उनके माध्यम से हम लोगों ने समय लिया था। तो हम लोग मिले थे, उसमें मेनली तो 3 इशू थे, जिसमें एक कम्यूटेशन वाला इशू था। कम्यूटेशन वाले इशू में अब तक का डेवलपमेंट आप लोगों को वैसे पता ही होगा, लेकिन जो 3 सदस्यीय कमेटी उसमें बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिट हो गई थी। उस पर चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग में ये हुआ था कि इस पर कुछ हमें फिगर और डेटा कंपैरेटिव स्थिति का हमें और चाहिए, तो डायरेक्टर ट्रेजरी से वो डेटा मांगे गए थे। शायद जैसा दीप साहब ने परसों बताया
तो उनका ये कहना था कि इसमें काफी कुछ एक्सरसाइज करके डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड करा दिया है। तो उनका ये कहना था अनौपचारिक तौर पर कि जो हम कम्यूटेशन को 15 साल की जगह 10 साल 8 महीने करने का निवेदन गवर्नमेंट से कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा है जितने हमने कंपैरेटिव स्टडी इसमें कराई है, ऐसा चीफ साहब का कहना था। लेकिन हम लोगों का ये लॉजिक था कि आज की डेट में जब से ये कम्यूटेशन की व्यवस्था शुरू हुई तब में और आज में जो बैंकिंग के जो रेट्स हैं उनमें जो भी हमारे प्राइवेट बैंक्स भी इतना अच्छे इजी शर्तों पे लोन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट से जब हमें लोन के तौर पर लेना है तो उनको कंपेरेटिव ही होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है, तो इसको क्योंकि देशव्यापी स्तर पर इस कम्यूटेशन के इशू की मांग भी है और जस्टिफाइड भी है, तो इसीलिए इस इशू को सॉर्ट आउट तो करना ही होगा। और सौभाग्यवश इसी मध्य सुप्रीम कोर्ट से भी एक रूलिंग आई है जिसका हम लोगों ने दृष्टांत लगाकर अपने मेमोरेंडम के साथ गवर्नमेंट को दिया। तो चीफ साहब ने इस पर पॉजिटिव ना वक्तव्य दिया था कि इसको हम लोग दिखवाएंगे और जल्दी करवाएंगे। हम लोगों का निवेदन ये था कि इसको जल्दी से जल्दी इस इशू पर, क्योंकि इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो चीफ साहब का इसमें रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव था। आगे अब इसमें देखा जाएगा कि हम इसमें कैसे अपनी रणनीति बनाकर आगे चलें। दूसरा इशू था पेंशन बढ़ोतरी का, जो 65, 70, 75, 80 में जो पेंशन बढ़ोतरी जो पहले 80 साल में 20% होती थी, तो उसके लिए भी कमेटी जो बनी थी उसमें भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये इशू भी उसमें था। तो उनकी रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं थी। इसमें एक्सपर्ट से और ओपिनियन ले ली जाए, ऐसा कमेटी ने इशारा किया था। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी फिर और एक्सरसाइज करने को डायरेक्टर ट्रेजरी को कहा था। उसका भी फीडबैक गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो गवर्नमेंट की ओर से जहां तक अनौपचारिक रूप से चीफ साहब और अन्य वित्त के अधिकारी गणों की ओर से जो अपुष्ट सूचना मिली, उसके अनुसार गवर्नमेंट 70 साल से 10% या 5% जैसा भी हो, 65 से तो नहीं 70 साल से बढ़ाने पर कुछ ना माइंड मेकअप करने की स्थिति में गवर्नमेंट हो रही है, लेकिन हम लोगों की डिमांड 65 से ही है। तो इस पर भी हम लोगों का निवेदन यही था कि इस पर भी काफी समय से, क्योंकि हम लोगों ने निवेदन करना निरंतर जारी रखा है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं इसको मुकाम पर पहुंचना चाहिए और ये बात भी जस्टिफाइड है। तो चीफ साहब ने इस पर भी रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव ही दिया। तीसरा मामला था, जैसा राकेश जोशी जी ने भी जिक्र किया, जो इंक्रीमेंट वाला इशू, जो लोगों के भी सहयोग से, सभी के सहयोग से वो जियो हो तो गया था, लेकिन हम लोगों का लॉजिकल डिमांड ये है इस पर, जैसा वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर यूपी ने 116 से इसे मानते हुए उसे इम्प्लीमेंट करने का शासनादेश जारी किया। तो चीफ साहब ने परसों ये पूछा हमसे कि भाई आप 116 से ही क्यों, 116 से क्यों नहीं, और डेट क्यों नहीं? तो हम लोगों ने कहा साहब, अपॉइंटेड डे से पहले के जो भी, नियत तिथि से पहले के जो भी निर्णय हैं, वेतन समिति की जो भी नियत तिथि से पूर्व की संस्तुतियां जो लागू हुई, पैतृक राज्य में अगर लीगली उसे अपॉइंटेड डे से पहले से लागू कर दिया गया तो वो लीगली पुनर्गठन अधिनियम के हिसाब से हम पर भी बाइंडिंग होती है। तो इसीलिए 116 की डेट यूपी ने कर दिया, इसलिए हमें दिया जाए। केवल बात ये नहीं है, लीगली बात ये भी है कि वो हम पर लीगली बाइंडिंग है। तो इसीलिए 116 हम अपने आप से कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने दिया है तो हमें भी दिया जाए, उसका लीगल बैकग्राउंड है। तो चीफ साहब उसके बाद फिर कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जस्टिफाइड अगर लीगल बात है तो उसको मानना पड़ेगा। हम लोगों ने यूपी का जियो भी उसके साथ लगा दिया था। और दूसरा पेंशन वाला में और तो फर्दर ये कहना चाहूंगा कि पेंशन बढ़ोतरी वाले में हिमाचल गवर्नमेंट ने, क्योंकि शासनादेश इशू कर दिया था, हम लोगों ने अपने ज्ञापन के साथ उसकी दृष्टांत के लिए सुलभ संदर्भ हेतु शासन के संज्ञानार्थ उस ज्ञापन में लगाया था। और चीफ साहब को भी ये कहा गया कि आप भी कृपा करके अवलोकन कर लीजिए
हिमाचल ने कर दिया है। सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल लगभग आइडेंटिकल तरीके से ही आगे चलते हैं। तो हिमाचल ने कर दिया है, तो अब इसमें इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने ये निवेदन किया। बाकी चौथा पॉइंट स्पेसिफिक तो नहीं था, लेकिन गोल्डन कार्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में था। गोल्डन कार्ड के बारे में क्योंकि विस्तृत मीटिंगें 2 हो चुकी थी, इस पर हम लोगों का सेवारत संगठनों का और पेंशनर्स की ओर से जो भी दिक्कतें थी, जोशी जी ने अपने विस्तृत ज्ञापन में पॉइंट वाइज उसे, क्योंकि सजेस्ट गवर्नमेंट को कर ही दिया था, मौखिक रूप से भी मीटिंगों में ये बात आ गई थी। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो भी प्राधिकरण की ओर से हम लोगों के संगठनों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास आते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से चीफ साहब अपनी पॉजिटिव उसके साथ जो भी एप्रोप्रिएट लेवल है, मंत्री लेवल या कैबिनेट लेवल पे जहां भी उसको जाना है, तो उसको जल्दी से निर्णय कराने की ओर अग्रसर हुआ जाए। और विशेष निवेदन हमने ये किया कि इसको CGHS के तर्ज पर चलाया जाए, जैसा मीटिंगों में जोशी जी और जो भी प्रतिभाग किए साथियों ने हमारे ये बात रखी थी। कुल मिला के बातें यही हुई। अदरवाइज कोई इशू है तो आपस में हम लोग शेयर करेंगे। बाकी मेरे से पूर्व जिन भी साथियों ने अपनी बात रखी, मैं उनसे वंचित रहा, मैं पुनः क्षमा चाहूंगा। और आगे जो भी फुलेरिया जी संचालन कर रहे हैं, मैं आगे अन्य वक्ताओं का भी इसमें मार्गदर्शन चाहूंगा कि इस पर आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आगे हमें कैसे चलना है। इस बात के लिए भी हम लोग बहुमूल्य सुझाव लोगों के चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप बिजी थे और आपने पूरा बिंदु को समेटा कि उत्तराखंड कि एक तो ये कि हम और चीजों के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमें क्या नहीं कहनी चाहिए कि मेडिकल सुविधा, निःशुल्क मेडिकल सुविधा एक सरकारी कर्मचारी की पद आधारित सुविधा होती है, होती रही है जब से सरकारी सेवा हुई है। जैसे और सुविधा पद आधारित होती है, ऐसे ही मेडिकल निःशुल्क सुविधा, वो चाहे अग्रिम के रूप में हो, प्रतिपूर्ति के रूप में हो, वो निःशुल्क के तौर पर हुआ करती थी। ये गवर्नमेंट का वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट का ये दायित्व है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये उसका दायित्व है। और जहां तक हमारे नियमों की बात है, वो चाहे फाइनेंशियल हैंडबुक हो, तो उसका लीगल बैकग्राउंड ये है कि उसे इंटाइटलमेंट कहा गया। इंटाइटलमेंट जैसे हकदारिता शब्द हम कहते हैं, वो हकदारिता है। तो एक कर्मचारी की, एक पेंशनर की वो हकदारिता है। तो अगर हम उसे अंशदान तक ले जा रहे हैं तो वो हकदारिता नहीं रह जाती। हमारे ये अंश पर व्यवस्था चल रही है। बहुत सही। और गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल व्यय और वास्तव में जो अर्निंग्स हैं उसमें अंतर हो रहा है, गैप आ जा रहा है। तो ये स्थिति तो आगे भी बनी रहेगी। तो हम अगर बेसिक चीज ये कहें कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से मुकर्दी क्यों है, इसे एक इंटाइटलमेंट, हकदारिता के तौर पर ही लिया जाए और इसे गवर्नमेंट का दायित्व तो माना ही जाए कि इसमें अंश की बात नहीं आनी चाहिए। हमें ये बात कहीं ना कहीं रेज, जो भी फोरम हमें मिले, करनी तो चाहिए। क्योंकि एक आप कैबिनेट में जाकर एक नई व्यवस्था लागू कर दो, लेकिन वो पॉलिसी तो हो सकती है, लेकिन वो लॉ नहीं हो सकता है। आज की डेट में जो भी हमारा गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, वो केवल एक नीति है, नॉट लॉ, लॉ नहीं है। लेकिन जहां तक हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या पेंशनर हैं, मेडिकल निःशुल्क सुविधा हमारी हकदारिता है, इंटाइटलमेंट है, जो एक लीगल बात है। इस लीगल बात से हम एक नीति के तहत भटक गए, गवर्नमेंट भटक गई है। तो हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये भी संज्ञान समय समय पर दिलाना पड़ेगा कि ये हमारा इंटाइटलमेंट होता है, इसे गवर्नमेंट डेविएट क्यों की है। और आज दुर्भाग्यवश ये बात आ रही है कि अगर 8वें कमीशन में ये संस्तुति की जाती है तो हम अंशदान बढ़ाने पर एग्री हो जाएंगे। भाई क्यों हो जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा अगर इंटाइटलमेंट है तो हम इंटाइटलमेंट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी के तौर पर इसको अपनी
बात और अपनी ग्रीवांस के तौर पर इसको रखें, ताकि आगे अंशदान बढ़ाने वाला प्रश्न थोड़ा सा सेकेंडरी या गौण हो जाए और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा वैधानिक रूप अच्छी तरीके से समझ सके, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसमें जैसे अनुभवी लोगों के विचार आएंगे आगे, वैसा तथ्य या अपना सबमिशन गवर्नमेंट के बात सामने सही। रखा जा सके। धन्यवाद। श्री बल्दिया जी को सादर नमन करते हुए जो आपके द्वारा जो परीक्षा की गई थी उसके संबंध में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, हमने ये तमाम बिंदु वहां पे भी रखे हैं कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति पूर्व में राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से देती थी, उसमें कर्मचारियों का कोई अंशदान नहीं होता था। तो क्यों ना इसको आप जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था है उसको जो सामान्य रोग हैं उसके लिए पुनः खोल दें, पूरे विभागवार उसका बजट आवंटन कर रहे हैं, और जो असाध्य रोग हैं इसमें कर्मचारी या पेंशनर एक मुश्त तो 5 से वहन नहीं कर सकता, जैसे कैंसर पीड़ित है, आपका हृदयघात हो गया, आपका जो है अन्य असाध्य रोग हैं, किडनी पीड़ित है, उसको इस व्यवस्था से जोड़ दें। तो इससे ये होगा कि जो राज्य सरकार की देयता है वो भी बनी रहेगी, और जो अंशदान के रूप में योजना को संचालित कर रहे हैं गोल्डन कार्ड की, वो भी चलता रहेगा, दोनों सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और इस समय हो क्या रहा है कि जो 100 से 150 करोड़ रुपए का 150 करोड़ रुपए तक का बजट प्रावधान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नाम पे राज्य सरकार करती थी, और अपने संसाधनों से ही कर्मचारियों का, अधिकारियों का इलाज वो करती थी। जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति को उन्होंने गोल्डन कार्ड से जोड़ते देखने के उपरांत वो दोनों इलाजों को संयुक्त रूप से कर दिया है। तो ये बातें प्राधिकरण की बैठक में स्पष्ट रूप से पहले भी आई थी। अभी हमारे नेतानी की बात करें कि 1860 के एक्ट के अंतर्गत उसको एक प्राधिकरण का रूप दे रखा है। तो देखो वो तो सरकार की पॉलिसी है कि किसमें किसको करना है। एक स्वास्थ्य विभाग गवर्नमेंट की जो है एक संस्था संचालित हो रही है, और उसी के ऊपर जो है राज्य सरकार ने एक सोसाइटी बोर्ड में उसको संचालित कर दिया है। तो ये बात वैसे भी हजम नहीं हो रही है कि प्राधिकरण, एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो है प्राधिकरण में किस तरह से उन्होंने व्यवस्था करी, वो वैसे भी आपको है, चाहे वो ऑडिट कराएं ना कराएं, उसको वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हमारा पैसा कटता है उसका समुचित इलाज हम लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी एक बात हमारे बल्दिया जी ने और बात कही थी कि जो हमारा जून का और जनवरी का जो इंक्रीमेंट वाले व्यवस्था थी कि 1/1/2006 से, मैं क्योंकि आप एक बहुत ही विद्वान है और सचिवालय संस्था में आपने कार्य किया है, सचिवालय संघ को आपने ट्वीट किया, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है तर्क संगत के रूप में देने के लिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के सम्मुख रखी की होगी। और क्योंकि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 74 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो उत्तर प्रदेश के कार्मिकों को जो सेवा हित लाभ उत्तराखंड राज्य में उनको देने के लिए बाध्य होगा, और 1/1/2006 से वो हमको मिलना चाहिए सभी पेंशनरों को जो इंक्रीमेंट की वाली व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी बात स्वतंत्रता के लिए हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई की राज्य मिला। उस राज्य के बाद यदि अगर पहाड़ों को कुछ मिलता तो पहाड़ों से पलायन, पहाड़ों से हो रहे पलायन के कारण आज वो पहाड़ जो है टकराते नहीं। आज पहाड़ों की दुर्दशा उस दुर्दशा को देखते हुए कई बार हमें भी जो है ये होता है कि हमने भी बड़ी गलती की। तो 40 शिक्षक इस राज्य आंदोलन में इन्होंने जो है सहायता की। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यदि 2 अक्टूबर को जिस दिन जो है मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश में संकुल किया था। यदि अगर शिक्षक संगठन के हम कर्मचारी लोग सड़क पे नहीं होते तो वो आंदोलन उसी दिन बंद हो जाता। उसी दिन फेल होने के कारण, उसी दिन फेल होने के बाद उतना इसमें जो है मजबूती नहीं होती। ये आंदोलन चला ही अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक कर्मचारियों की बदौलत चला है। और आज इस राज्य की जो दुर्दशा हो गई है, उस दुर्दशा को देखने के हमें पांडे जी ने मुझसे पूछा कि आप राज्य आंदोलनकारी हैं। मैंने कहा मैं है नहीं है, मैं गाली पर अपने आप को गाली लगती है। हमें यह है कि चलो एक गलती कर दी, उसका खामियाजा भुगत रहे। आज आप देखिए राज्य आंदोलन से पहले, राज्य गठन से पहले अगर आप देखें
पहाड़ों में तो अपना जो मेरा आकलन है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राज्य गठन से पहले पहाड़ आज के परिप्रेक्ष्य से बहुत ठीक थे। कम से कम जो हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता था पहाड़ के दूर दराज गाँव तक पहुंचता, जो हिस्सा मुक्त है। आज पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है। राज्य गठन से पहले हर PSC में बैठा होते, हर डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर होते थे, क्योंकि उस समय एक अनिवार्य था पूरा डॉक्टर जो उत्तर प्रदेश कैडर में आएगा तो एक बार जो है आज हम डॉक्टर जो है पहाड़ों में बैठने के लिए तैयार नहीं। आज हमारा पहाड़ का आय जो है वो रिश्वत पूछ के अगर तुम नीचे अगर उसकी पोस्टिंग कर दो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रदेश के टाइम में 2 मंडल होते थे, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। आप नैनीताल गढ़वाल मंडल की हालत देखिए, गढ़वाल मंडल का नैनीताल में तो कम से कम जो है कमिश्नर बैठ भी रहे हैं। गढ़वाल मंडल की हालत ये हो गई है कि DIG ऑफिस में जो है ताले पड़े हुए हैं, कमिश्नर ताले पड़े गए, सारे डिस्ट्रिक्ट मंडल अधिकारी जो है देहरादून बटे, और वहाँ जो है नोडल अधिकारी उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारी बटे। तो एक वाक्य है तो वहाँ जो है मीटिंग लेने आता है, नोडल अधिकारी होते हैं, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होता है, उसका वेतन रोकने की मंडलीय अधिकारी हो गए। जो मंडलीय अधिकारी मुख्यमंत्री जी से जब पलायन की बात हमने कहा साहब आप पलायन की जब आप आउटसोर्सिंग का कर्मचारी आप देहरादून से भेज रहे हो तो कैसे करके जो है उस क्षेत्र का, हमने कहा पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में, बागेश्वर में या आपका जो है पिरोखाल में या पौड़ी में, जब प्रत्येक जिला स्तर पे आपके जो है सेवा नियोजन कार्यालय है तो आप उत्तर प्रदेश से कम से कम सेवा नियोजन कार्यालय से जो है नाम आते थे, जिला स्तरीय कमेटियां होती थी, जिला होने के बाद जो है नियुक्तियां होती थी। तो उस जिले का जो बेरोजगार है उस बेरोजगार को नौकरी मिलती थी। आज तो आपने उससे छीन छान के सारे एक जगह जो है देहरादून में कर दिया है, और देहरादून में देख रहे हैं सारे जो है किस तरीके से भर्तियां हो रही है वो सारी की सारी हो चुकी है। तो हमने ये कहा उनसे कि आप जो है जिले स्तर पर जो है आउटसोर्सिंग और क्लास 1 और क्लास 4 की जो नियुक्तियां हैं वो जिला स्तर की वहां पे करें, तो जो पहाड़ों से जो प्लान हो रहा है उस प्लान पे काफी हद तक जो है लगाम लग सकती है। दूसरा हमारे जो संगठन से हमारे बात ठीक, लेकिन हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो ने बात की थी कि आज मैंने अप्रोच है वो थोड़ा सांस ले कहेगा मेरी वहां बात कर लूंगा, और इसकी अप्रोच नहीं है तो बिल्कुल जैसे वो जो बीड़ी का सिगरेट का धुआं अंदर को डालता है ना वो स्थिति आ गई है। तो ऐसे उत्तराखंड में तो हम रहना नहीं चाहते, सीधी बात है, हमको अच्छा उत्तराखंड चाहिए। मैं पांडे जी अनुरोध करूंगा कि इसको पूरा जिंदा करते हुए संगठन को बेबाकी से, जो बिना भ्रष्टाचार के संगठन में शामिल हो सकते हैं, बिना बेबाकी से 10 रुपए में भी अपनी बात कह सकते हैं, बिना पैसे की अपनी बात कह सकते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करते हुए अगर मान कार्मिक एकता मंच का एक नया अध्याय बनता है। आपने गोलजू के नाम पर पूरी यात्रा निकाली थी पूरे उत्तराखंड के भीतर, फिर आशा आपसे बिल्कुल बूथ पर बिल्कुल स्पष्ट, अगर मुख्यमंत्री भी गलत बोलते हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी एक दिन कुर्सी से बाहर आना है। गोल्डन कार्ड आप संगीत देख ही रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो जाए उनका भी कहते हैं कल को वो पैसा कट रहा नहीं कट रहा, कोई बात ही नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति होगी कि आदमी अगर बीमार हो तो इलाज कहाँ कराए भाई, हम ये किस उत्तराखंड में कराओगे, ले लिया कहाँ तक हाथ जोड़ेंगे भाई, किस किस से हाथ जोड़ूंगा बताओ, मैं बताओ, आप कहो आमरण सर मैं लगाता हूँ साहब जिसके सामने, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात से भ्रष्टाचार तो चरम पर पहुंचे, आकंठ डूब गया उत्तराखंड, पूरा आकंठ डूब गया है। इस आकंठ डूबने से अब बिल्कुल दलदल बन के हो जाए तो मरने की नौबत है। क्या ये जो बोलेगा वही मार खाएगा भाई, स्पष्ट रूप से अगर जो लोग स्पष्ट रूप से आना चाहते हैं, पर चौकड़ी को छोड़ के मैं स्पष्ट कराना चाहे एक्सपर्ट कोई भी हो, अगर मैं भी कहीं चौकड़ी में शामिल हूँ मुझे बाहर करना चाहिए। ईमानदारी से अगर कहीं पर संगठन के लिए संघर्ष करना है, बुनियादी इस राज्य में प्रमोशन के लिए संघर्ष करना है, इस राज्य में नियुक्ति के लिए संघर्ष करना है, इस बेरोजगारों के लिए संघर्ष करना है, इस राज्य में रिटायरमेंट वालों के लिए आवाज कहीं भी रखनी है, उसके लिए अगर संघर्ष करना है कहीं पर, तो एक बार हमको कार्मिक एकता मंच को पुनः सजीव करना पड़ेगा। और जो अच्छे लोग हैं, एक बार मैंने पांडे जी पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि एक बार कार्मिक एकता मंच है क्या वास्तव में, एक बार देहरादून में 3 दिन का आप एक हफ्ते का बिल्कुल कहीं बैंक्वेट हॉल लेके आप खुला मंच कर दीजिए सर। संगठन बाद में होने का पहले एक बार विचार तो ले लें कि चाहते क्या है उत्तराखंड में लोग, ये आप देख लीजिए सर। हमारे सीनियर लोगों के बल्दिया साहब है, बहुत सीनियर लोग हैं, मैं कह नहीं सकता कि उनका उत्तराखंड राज्य में कितना योगदान रहा। राकेश सर हमारे सचिवालय संघ से आए, सभी लोग हमारे सीनियर लोग हैं।